नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो के तहत आज का जो है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत दूसरा लेक्चर है। यदि अभी तक पहला नहीं देखें तो जा करके देख लें, क्योंकि जब तक आप एक क्रम से नहीं चलेंगे तब तक जो है आपकी तैयारी वो पूर्ण नहीं होगी और उस तरीके का कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे शेड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे जो है वो सुबह 9 बजे और शाम को जो है वो 5 बजे चल ही रहे हैं प्रोग्राम, आप लोग देख ही रहे होंगे। सुबह 9 बजे जो हमारा आता है वो पॉलिटी को लेकर के शुरू हुआ है और इतिहास तो हमारा 7-8 लेक्चर हो गए हैं। और जो शनिवार का जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे दो क्वेश्चन हम फॉर्मेट कराएंगे, तो वो भी इसी समय पे। तो आप लोग जरूर इस समय चैनल पे बने रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। चलिए आइए देखते हैं, इसमें हम देखेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी तो 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा। इसी तरीके से वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और अगला जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा जो है वो किया गया था। मतलब यहाँ क्या किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। तो इसका जो प्रस्ताव आया था वो सर्वप्रथम कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उसने ही ये प्रस्ताव दिया था। फिर अगला संविधान को लेकर के जो अगला विकास होता है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। देखिए, प्रस्ताव की बात क्रिप्स में होती है लेकिन गठन की चीजें कहाँ होती हैं? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और ये जो जनसंख्या था वो प्रति एक सीट के पीछे कितनी जनसंख्या होनी थी? तो 10 लाख की जनसंख्या होनी थी और वही यहाँ बताया गया है। इनमें क्या है कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें जो है देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। और अगर 296 सीटों में भी देखें तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। भाई देखिए, जो 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत था उसी में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटे समूह सबको शामिल किया गया था। और बाकी जो ये 93 सीटें थी जो देशी रियासतें थी, जैसे भोपाल था, जूनागढ़ था, कश्मीर था, ऐसे 563 देशी रियासतें, तो वहां के प्रतिनिधि से इनका चयन होना था। तो वही चीजें हैं। तो इसका भी आप बंटवारा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज तो 296 और 93। 93 को तो आप निकाल दीजिए, ये देशी रियासतों से इनका होना था। और ये 296 में भी आप देखेंगे तो 208 कांग्रेस को दिया गया था, मुस्लिम लीग को 73 सीटें दी गई थी तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को कितनी सीटें दी गई थी? तो 15 सीटें दी गई थी। और अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया। कभी भी आयोग को थोड़ा सा अगर पेपर पॉलिटी का टफ बनाना होगा तो ये फैक्ट उठा के दे देगा और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो संविधान सभा बनी थी तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, मतलब उनका डायरेक्ट जो है वो निर्वाचन नहीं हुआ था। और यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित भी नहीं था। मतलब जैसे वर्तमान में क्या है ना कि जो भी वयस्क हैं वो मताधिकार दे सकते हैं उनको। भाई भारत में क्या 18 वर्ष की आपकी आयु पूरी हो गई है, आप वोट दे सकते हैं। लेकिन ये जो संविधान सभा बनी थी ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसका ध्यान रखना है। और 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है वो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर जो है सीमित था। मतलब 1935 में जो मताधिकार का अधिकार था तो वो सीमित मताधिकार था। मतलब ऐसा नहीं कि अगर महिलाएं हैं तो सभी महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया जो एक आयु को पूरा करती, नहीं। ये उन्हीं लोगों को दिया गया जो कर देते थे या जो शिक्षित थे या जिनके पास संपत्ति थी। 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया था। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने पहली बैठक में, जिसमें से 9 महिलाएं थी। और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनके द्वारा की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। मतलब जो 9 दिसंबर को हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चल करके 11 दिसंबर को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है उसमें राजेंद्र प्रसाद को जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया उसमें समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है वो अंगीकृत किया गया था। तो संविधान को जब अंगीकृत करने पर प्रश्न आए तो वो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था और इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। जबकि इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, मतलब पुनः बैठी और सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो 11 अधिवेशनों के बाद जो 12वां अधिवेशन हुआ तो 12वें अधिवेशन पे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए। और कितने सदस्य उस समय थे, तो 284 सदस्यों के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था संविधान पे। संविधान निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव कहते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। मतलब ये है 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ, तो वो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जिस दिन आप गणतंत्र हुए। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 15 थी और ये आया हुआ प्रश्न है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, तो कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के भी जो है वो अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अल्पसंख्यक और मूल अधिकार जो समितियां थी उसके भी अध्यक्ष थे। और संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये थे ही, मतलब कौन, तो प्रांतीय। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था, तो ये 3 वाचन के बाद दिया गया था। और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जो मैंने पीछे आपको बताया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इन बैचों को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी आरओ के बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि उनकी जो मुख्य परीक्षा वो नवंबर में ही जो है प्रस्तावित है। तो यदि अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आपको पीटी भी देना होगा बीच में, तो आप वहां भी डिस्टर्ब होंगे, तो चीजें हो नहीं पाएंगी, आप बिखर जाएंगे। तो जो आरओ को लेकर के सीरियस है वो हमारे आरओ मेंस टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन करें। और जिनका ध्येय अपर है, चूंकि अपर में इस बार काफी शानदार सीटें हैं, मतलब पिछले बार से भी ज्यादा सीटें होने की उम्मीद है, और उम्मीद क्या है ही है, होगी ही। तो ऐसे में आप अभी क्या है कि 1-2 प्रश्न पत्र जरूर आप तैयार कर लें, ताकि
पीटी के बाद आपके पास मतलब कुछ तैयार रहे। नहीं तो आप अगर सोचे कि पीटी के बाद हम सब तैयार करेंगे तो आप सोचिए 6 प्रश्न पत्र, निबंध का पेपर रहता है, सामान्य हिंदी का पेपर रहता है, तो फिर वो तैयार करने में कठिनाई होगी, तो उसको मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास यही करिए। और हमारे संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज बैच चलाया गया, तो अभी लेटेस्ट एक जो है 12 अगस्त से बैच शुरू हुआ है, और वो पेपर 3rd को लेकर के, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे आप ज्वाइन कर लें। और यहाँ क्या है कि आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे। तो चल अभी चूंकि 2 बैच चल रहा है, एक तो सेकंड भी चल रहा है और थर्ड भी, तो थर्ड में तो 2-3 प्रश्न ही छूटे हैं, मतलब टेस्ट ही छूटे हैं, और जो सेकंड है वो तो करीब 12-13 टेस्ट वहाँ हो चुके हैं। तो ऐसे में आप दोनों से जुड़ सकते हैं और दोनों से आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और ये दोनों जो है मैक्सिमम 10 सितंबर तक ख़त्म भी हो जाएंगे, 10 या 12 सितंबर, 15 सितंबर तक तो लास्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है इसे जुड़िए। आप जो आपको जो प्रश्न दिया जाएगा आप इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और हमारा प्रयास है कि यहाँ हम आपको करीब 750 प्लस प्रश्न जो है करा दें, सभी पेपर मिला करके, मतलब 1 से 6 तक के टॉपिक वाइज सभी टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है PYQ वो करा के भेजें, तो आप जो है मुख्य परीक्षा में बहुत जो है वो सहज स्थिति में रहेंगे। अंतरिम में जो मंत्रिमंडल है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा इसको भी देखें। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसके क्या थे, तो इसके अध्यक्ष थे। देखिए अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष थे, और इनके पास विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। जान मथाई के पास उद्योग तथा आपूर्ति था। बलदेव सिंह कौन थे, तो अंतरिम मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री थे। राजगोपालाचारी कौन थे, तो ये शिक्षा मंत्री थे। और CH भाभा थे, कार्य, खान और बंदरगाह जो मंत्रालय था इनके पास था। इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आसफ अली के पास रेलवे था। जगजीवन राम के पास श्रम था। लियाकत अली खान के पास वित्त था। आई चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य था। अब्दुल रब निस्तार के पास संचार था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि था। और गजनफर अली खां के पास था स्वास्थ्य। तो देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल आए तो या स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ, तो शब्द पे ध्यान देना। अगर अंतरिम मंत्रिमंडल में आए तो ये लोग के पास जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे, तो इन लोगों के पास ऐसे थे। और आगे हम उसका भी दिखाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए। संविधान सभा को थोड़ा सा एक दृष्टि में देखते हैं। तो संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे, तो 389। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने होने थे, 292। और इन 292 का भी मैंने पीछे जो है डिवीजन किया था, कितने जो है कांग्रेस को मिलने थे, कितने मुस्लिम लीग को, कितने अन्य को। इसी तरीके से जो देसी रियासतें थी उनको 93 सीटें दी गई थी, और कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनको 4 सीटें दी गई थी। और विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे था, तो इसमें महिला सदस्य को तो मैंने बताया ही है कि जो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। अनुसूचित जातियां जो थी, मतलब SC कैटेगरी के कितने सदस्य थे, तो 26 थे। और अनुसूचित जनजाति मतलब ST कैटेगरी के जो सदस्य थे वो 33 थे, इसका भी ध्यान रखना होगा। और संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, तो अगर सामान्य देखेंगे तो 213 थे, मुस्लिम 79 थे, और सिख जो है वो 4 थे। और चुनाव परिणाम की स्थिति क्या हुई थी, तो कांग्रेस 208 सीटों पर विजित हुई थी, मुस्लिम लीग 73 पर, और निर्दल जो है वो 8 सीटें जीतने में सफल हो। ये पूरा संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसको तो जरूर आप लोग नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से हमेशा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया, तो 14 अगस्त 1947 को। बहुत महत्वपूर्ण है, जो संप्रभु संविधान सभा की घोषणा कब हुई थी, भारतीय संविधान सभा को 14 अगस्त 1947 को हुई थी। इसी तरीके से मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, और जो भी सीरियस बच्चे हों जब कमेंट करने को कहें तो इसको जरूर करें, क्योंकि देखिए कमेंट करेंगे आपको एक फैक्ट
की चीजें पता चलेंगी। फिर थोड़ा सा आप किताब खोलेंगे तो किताब में और भी चीजें आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि देखिए किताब का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप किताब पढ़िए तो आपको कहीं अन्यत्र कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि समय कम है तो यहाँ जो हम प्रयास कर रहे हैं आप इसको देखिए, साथ साथ जहां हम कहें एटलीस्ट वहां तो आप लोग चले जाइए, कमेंट करिए। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर जो है हमारा वो संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को जो है मतलब उल्लेखनीय है यही कि भाई इसी दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इसीलिए इसे विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के पहले का था, मैंने पीछे चर्चा किया। अब स्वतंत्रता के बाद जो गठन हुआ है अंतरिम मंत्रिमंडल का, उसमें पोर्टफोलियो देख लीजिए। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ अध्यक्ष बन गए, वहां कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी भी उनका वही स्टेटस रहा, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री। विदेश, कॉमनवेल्थ संबंधी तथा वैज्ञानिक शोध भी इनके पास आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था ही। और वहां जो जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री थे, अब आजाद भारत में कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। इसी तरीके से सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री बना रहा, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय बना रहा। मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री बने रहे। जान मथाई में परिवर्तन हुआ, रेलवे और इनको परिवहन दे दिया गया। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री वहां भी थे, यहाँ भी हैं। एच.सी. भाभा के भी पोर्टफोलियो में परिवर्तन हुआ और इन्हें वाणिज्य मंत्री दिया गया। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। और राजकुमारी जो अमृता कौर थी, ये पहली हमारी जो है स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर रही हैं। इसी तरीके से R.K. खडमुखम चेट्टी कौन थे? वित्त मंत्री थे। जो वहां कौन थे आजादी के पहले? तो लियाकत अली थे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया जाता है। और NV गाडगिल कौन है? तो कार्य, खदान और ऊर्जा मंत्री इनको बनाया गया था। इसी तरीके से थोड़ा सा समिति और अध्यक्ष को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, देखिए ये याद रखिएगा, संघ पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय पूछे तो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ भी हैं। झंडा समिति के, तो झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे हैं। और रियासत समिति मतलब देसी रियासतों से वार्ता के लिए, तो देखिए रियासत समिति में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रियासतों के एकीकरण में तो इनकी भूमिका रही है पटेल जी की। तो रियासत समिति मतलब देसी रियासतों से वार्ता के लिए जो समिति की अध्यक्षता की थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में ये समिति का गठन हुआ था, रियासत समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देसी रियासत समझौता समिति, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संचालन, नियम, देसी रियासत, समझौता समिति, ये सारी समितियां के बॉस कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति, देखिए अब इसमें एक आता है कार्य संचालन समिति, तो ये KM मुंशी हैं। और मूल अधिकारों पे जो मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति है, देखिए उप समिति की बात हो रही है, तो जब मूल अधिकारों को लेकर के जो उप समिति की अध्यक्षता की बात हो, तो ये JB कृपलानी के द्वारा किया गया। इसी तरीके से अल्पसंख्यक उप समिति, देखिए अल्पसंख्यक उप समिति पे भी यदि आए तो आप लगाएंगे H.C. मुखर्जी। और देखिए समिति नहीं है, समिति और उप समिति का भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय समिति, तो यस वारदाचार्यार थे। और राज्य समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है और निकट भविष्य में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले शायद आज का हमारा क्लास ही खत्म हो गया क्या? यहीं तक था। चलिए आज का जो सेशन था छोटा था और मुझे लग रहा 15-20 मिनट में ही चीज़ें खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं, कभी कभी वीडियो बड़ा होता है, कभी कभी छोटा होता है। ये हमारा जो है कुछ लिंक्स हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक तो हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, तो इसको तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है कि
यहाँ कोई भी सूचना सबसे पहले आपको यही मिलती है हमारे चैनल के द्वारा। और आप अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, एक समय के बाद जैसे परीक्षाएं आएंगी आप पीडीएफ को लेकर के परेशान रहेंगे, तो इसका पीडीएफ भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। 2 लिंक्स हैं हमारे यूट्यूब के, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है और ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें जो है बहुत ज़्यादा हौसला देता है। और इसे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामना, बहुत धन्यवाद आपका।